ठीक है बच्चों, आज हम जो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑल्दो हमने सारा सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक लेट सपोज ये हमारा ये अर्थ है, अर्थ का मास दिया हुआ है m, रेडियस r है, और अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है, इसके सरफेस से h हाइट पर हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये सैटेलाइट है, m मास का सैटेलाइट है, v स्पीड से लॉन्च किया है, और डायरेक्शन ऑफ लॉन्चिंग भी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो डायरेक्शन ऑफ लॉन्चिंग भी इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या इस तरीके के सवालों को कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने h हाइट से, सरफेस h हाइट से लॉन्च किया है, जहां पर r जो है अर्थ की रेडियस है और m जो है अर्थ का मास है। लेट्स सपोज कि हमारा जो h की वैल्यू है दैट इज आल्सो इक्वल टू r, h की वैल्यू है आल्सो इक्वल टू r है। तो ये सैटेलाइट किस ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करेगा, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगा या ये हिट कर जाएगा या ये एस्केप कर जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने कितनी स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च किया। ठीक है, हमने कितनी स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च किया। लेट्स सपोज जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किस स्पीड से लॉन्च करें कि ये सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट करते, तो आपको पता है सर्कुलर ऑर्बिटिंग में जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट करता है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्पीड होती है दैट इज gm/r, और इस केस में r की वैल्यू कितनी है, r होता है सेंटर से डिस्टेंस, तो इस केस में एक कैपिटल R ये है, एक कैपिटल R ये है, 2r है। इसका मतलब कि अगर हम इस स्पीड से फेंकें, अगर हम इस स्पीड से फेंकें तो वो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक और स्पीड होती है एस्केप स्पीड, तो एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या रखते हैं, एस्केप स्पीड होता है 2gm/r, और 2gm/r इस केस में चूंकि r इज 2r है, ये हो गया 2r, इसका मतलब क्या हुआ √gm/r। ठीक है, √gm/r। फिर से सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस स्पीड से फेंकेंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग स्टार्ट करेंगे। इससे अगर कम स्पीड से फेंकेंगे, अगर हम इससे कम स्पीड से फेंकेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, वो ऑर्बिटिंग तो करेगा लेकिन वो ऑर्बिट सर्कुलर में होगी, इलेप्टिकल ऑर्बिट होगी, और दूसरा वो हिट कर देगी। तो दो चीजें हो सकती है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन स्पीड, किस स्पीड से फेंका गया। तो इससे अगर हम इससे कम स्पीड से फेंके तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करेगा और या तो वो अर्थ के सरफेस पर हिट कर देगा। ठीक है, अगर वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है तो ये वाला पॉइंट जहां पर हमने लॉन्च किया, ये वाला पॉइंट होगा फारदेस्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम कहते हैं कि अर्थ इस पर्टिकुलर केस में अर्थ सिचुएटेड होगा कहां पर, फारदेस्ट फोकस में। इसका मतलब कि ये जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है सैटेलाइट की अर्थ से, अब जो है रेडियस हर समय या अब जो है डिस्टेंस हर समय कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब ये एकदम जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो डिस्टेंस होगी मिनिमम। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में किसी स्पीड से फेंकें, इन दोनों स्पीड के बीच में किसी स्पीड से फेंकें तो फिर से वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर ऑर्बिटिंग करेगा, लेकिन उस केस में ये पॉइंट होगा नियरेस्ट पॉइंट। इसका मतलब अब जो ऑर्बिटिंग करेगा उसकी डिस्टेंस हर समय बढ़ती ही जाएगी, तो हम कहते हैं इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं कि अर्थ, उस केस में अर्थ सिचुएटेड होगा कहां पर, नियर फोकस में। ठीक है, तो हमारे पास इससे इनके बीच में अगर स्पीड देंगे तो क्या होगा, वो फिर से इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर ऑर्बिटिंग करेगा, लेकिन जहां से हमने लॉन्च पॉइंट, जो भी लॉन्च पॉइंट है, उस पॉइंट पर सैटेलाइट की डिस्टेंस लीस्ट होगी। ठीक, अगर हम एग्जैक्टली इस स्पीड से फेंके तो हमें पता है क्या होगा, वो पैराबोलिक वे में अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा, और जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उस समय उसकी स्पीड होगी 0। अगर हम इससे भी ज्यादा स्पीड से फेंके, इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड, मिनिमम स्पीड कितनी है, सच दैट की सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा। अगर हम इससे भी ज्यादा स्पीड से फेंके तो हमने देखा है कि इस बार वो हाइपरबोलिक वे में जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को से बाहर आएगा, और जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा उस समय उसके पास कुछ न कुछ स्पीड बची होगी। तो ये सारी सिचुएशन है। तो हमारा सवाल क्या है कि भाई कोई भी सवाल हो, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करने का एकमात्र तरीका, आपको दिमाग रखना, सवाल करने का एकमात्र तरीका, सवाल में कंसेप्ट सिर्फ दो ही चीज अप्लाई करता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम जो सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करने के लिए जो स्पीड है, उस स्पीड से कम स्पीड से फेंकेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक वो हिट कर दे और एक वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में
रोटेट करता रहे। तो उसी पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फाइंड मिनिमम वी, फाइंड मिनिमम वी such that the satellite just misses the crash। ठीक है, तो कितनी कम से कम स्पीड, क्योंकि पता है बहुत ही कम स्पीड देंगे तो क्रैश तो होना ही है, तो कितनी मिनिमम स्पीड दें कि ये जस्ट जो है क्रैश होने से बच जाए। ठीक है, ये क्रैश होने से बच जाए, इसका मतलब वो जस्ट क्रैश होना मिस करते, इसका मतलब अभी भी वो एकदम टच करते हुए ऑर्बिटिंग कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई कितनी कम से कम दे कि वो सैटेलाइट जो है जस्ट मिस कर जाए किससे, क्रैश होने से, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, तो हमें पता है कि भाई ये इलेप्टिकल ऑर्बिट रोटेट करेगा, लेकिन ये जस्ट जो है मिस करके चला जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जस्ट टच करके ऐसा ये ऑर्बिटिंग, इस तरीके से ऑर्बिट। यहां पर क्या कर रहा है, ये जस्ट टच करने को मिस कर रहा है, लेकिन ऑर्बिटिंग पूरी कंप्लीट कर रहा है। यहां पर ऑर्बिटिंग हो रही है, कोई हिट नहीं कर रहा है, जस्ट मिस कर रहा है क्रैश करने से। तो ये इसकी सिचुएशन होगी। तो हम देखते हैं भाई किस स्पीड से हम फेंकें, किस स्पीड से फेंकें कि ये जस्ट मिस कर दे। तो जस्ट मिस किया इसका मतलब यहां हिट नहीं कर रहा, ये ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट जब ये जस्ट इसको मिस करता हुआ निकलता है यहां से, लेट सपोज उस समय इसकी स्पीड क्या है, उस समय इसकी स्पीड है v1। ठीक है, क्योंकि ये एकदम जस्ट मिस करने वाली सिचुएशन, इसका मतलब उस समय उसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से कितनी होनी चाहिए r, और इनिशियल डिस्टेंस कितनी है तो हमें पता ही, इनिशियल डिस्टेंस कितनी है 2r। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरीके की, दो चीज हमें अप्लाई करना है। एक क्या, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर v स्पीड हमने अज्यूम की है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों को लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी gm, और डिवाइडेड बाई उस समय डिस्टेंस 2r की 2r, और इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट है जब जस्ट मिसेस द टच है, जब टच करने से जस्ट मिस कर रहा है, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू कितना v1 स्क्वायर, और उस समय जो डिस्टेंस है वो r है, तो gmm बाई r। तो ये हो गया पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा होता है बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर सकते हैं वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्यों ऐसा कर सकते हैं। हमें पता है कि जब सैटेलाइट हमारा ऑर्बिटिंग कर रहा होगा तो सैटेलाइट पे एकमात्र फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द सैटेलाइट। और पक्की बात है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के सेंटर से पास करेगा। तो अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में उस फोर्स का टॉर्क देखते हैं तो उस फोर्स को कोई आर मिलेगी नहीं, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब अर्थ के सेंटर के अबाउट जो सैटेलाइट पे कोई भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का टॉर्क है ही नहीं, या अर्थ के सेंटर के अबाउट टॉर्क वैनिश कर रहा है। तो अगर वो वैनिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो कभी किसी भी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम निकालने के वैल्यू सेम आएगी, हम पढ़ भी चुके हैं कैप्लर सेकंड लॉ। ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं आपको पता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर या पॉइंट ऑफ कंसर्न। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कंसर्न से, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और पॉइंट ऑफ कंसर्न से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ मोशन के हमारा ये देख रहा है लाइन ऑफ मोशन का, तो इस लाइन ऑफ मोशन से जो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न इसके अबाउट निकाला जाता है एंगुलर मोमेंटम, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर्म।
तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसर्न से कितना हो गया ये 2r और इज इक्वल टू फाइनल इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम तो m इनटू कितना v1 और उस समय डिस्टेंस r है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिख रहा है v1 इज इक्वल टू कितना v1 इज इक्वल टू 2v। तो v1 इज इक्वल टू 2v। कंसर्ट बस यही दो इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है हर एक सवाल के लिए, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमको इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं वो मिनिमम स्पीड क्या आती है। तो मिनिमम स्पीड निकालने के लिए इस एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में v1 इज इक्वल टू 2v पुट कर देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन v1 इज इक्वल टू 2v पुट कर देते हैं तो हाफ m v स्क्वायर और इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा प्लस g m बाई 2r इज इक्वल टू हाफ इनटू m v1 स्क्वायर एंड v1 इज इक्वल टू 2v तो 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो m/2 यहां पर है, m/2 यहां पर है, m/2 यहां पर है, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 4v स्क्वायर, ये v स्क्वायर तो 3v स्क्वायर तो 3v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया g m/r। तो ये आ गया v इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ g m/3r। ठीक है, तो ये वो मिनिमम स्पीड है कि जिस स्पीड से नीचे की स्पीड पे वो सैटेलाइट क्रैश कर जाएगा। इससे ऊपर की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके नीचे की स्पीड में सैटेलाइट क्या होगा क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। इसके ऊपर की स्पीड में ऑर्बिटिंग हर समय होती रहेगी, तो ऊपर की स्पीड में ऑर्बिटिंग हर समय होती रहेगी और नीचे की स्पीड में क्रैश कर जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए कि भाई अगर जो स्पीड है जीरो से लेके, अगर स्पीड जो है जीरो से लेके v की वैल्यू हो जाए अंडर रूट gm/3r, अगर ये सिचुएशन आती है सैटेलाइट को 100% क्या करना है क्रैश करना है। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि स्पीड है gm/3r से लेके स्पीड कितनी है gm/2r, तो ये gm/2r क्या है, gm है सर्कुलर ऑर्बिटिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड। अगर स्पीड इनके बीच में होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करेगा। और उसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे, जैसे पूछा जाता है कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये सवाल पूछा जाएगा, करना वही, ठीक, करना वही है। दो कंजर्वेशन की इक्वेशन, दो कंजर्वेशन लगाना है, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना आसान आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ सकते हैं, इसमें क्या पूछेंगे, इसमें पूछेंगे फाइंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, इसमें पूछेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस बार वो अब पास ही होने वाला है, दूर नहीं जाएगा। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सॉल्व करते समय कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, वही दो इक्वेशन लिखनी है, एक इस पॉइंट पर एनर्जी और एक जो नियरेस्ट पॉइंट पर होगा, जैसे अभी लिखा है वैसे एनर्जी कंजर्वेशन, इन दो पॉइंट पे एनर्जी लिख के इक्वेट कर देना है। इस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम और जो नियरेस्ट पॉइंट है उस पे एंगुलर मोमेंटम, इसको लिख के इक्वेट करना है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये हमारी सिचुएशन आती है कि भाई अगर ये gm/2r से तो बड़ी स्पीड दी गई है, इसका मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए जितनी भी स्पीड चाहिए होती है उससे ज्यादा स्पीड दी है, लेकिन एस्केप स्पीड से कम दी है। इस पर्टिकुलर केस में एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या है, तो सवाल क्या पूछेंगे, तो सवाल अभी भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट करेगा, इसके पहले ही हिट कर रहा है। ठीक है, अभी भी ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट करेगा, सवाल क्या पूछेंगे, फाइंड द farthest distance of satellite from center। तो आप लोग करोगे क्या, सेम एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल होंगे, हर जगह ये अप्लाई करना है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सैटेलाइट को हर समय हम किसी एंगल पे फेंक, एंगल भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे किसी एंगल पे फेंकते देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूज करने के लिए सवाल भी बने होंगे, आप देखिएगा ध्यान से, आपको सवाल मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी हाइट से h हाइट से सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन h हाइट से मान लेते हैं h बराबर r है,
और एच बराबर आर है और इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं, इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं और पूछते हैं इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं जो कि प्रोजेक्शन का जो डायरेक्शन है इससे थीटा एंगल बनाता है, ऐसा कोई सवाल होता है मान लो। तो फिर से कोई नई चीज नहीं, वही पुरानी चीज आपको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन लगा दी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, जैसे आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, जैसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम आर हाइट पे एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसा, ठीक है। तो फाइंड द एस्केप स्पीड, फाइंड द एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड याद रखना है आपको, एस्केप स्पीड का डायरेक्शन से कोई ले जाते नहीं, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर इतनी स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में इतनी स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में इतनी स्पीड दे तो वो अर्थ की सरफेस को, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता किस एंगल पे फेंका जाए। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कि पूछा जाए कि भाई अगर इस जीरो एंगल पे फेंकते तो एस्केप स्पीड इतनी है, तो 45 डिग्री पे फेंके तो एस्केप स्पीड कितनी है, एस्केप स्पीड उतनी होगी। ये स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, आप किसी भी डायरेक्शन लॉन्च करिए, अगर उसकी टोटल एनर्जी जीरो आ जाती है, इसका मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर देगा, एस्केप कर देगा। समझ में आ रही बात? एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि एस्केप स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, एस्केप स्पीड डायरेक्शन ऑफ लॉन्चिंग पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन फेंकेंगे एस्केप स्पीड उतनी होगी, ठीक है। पहली चीज। अगर दूसरा सवाल ये अगर ऐसा हो तो इस बार हम देखेंगे क्या होगा कि धीरे 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 ये सैटेलाइट ये ऐसा करके जाके ये कुछ इस डायरेक्शन वापस आएगा, तो ये इसका पाथ होना चाहिए। यहां पर कहीं वो डिस्टेंस पे होगा, जहां यहां पर कहीं वो पॉइंट मिलेगा जहां पर इसका रेडियस वेक्टर और स्पीड वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहां पर ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा। अगर हम इस तरीके से फेंकते हैं तो ये सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर हमने ऐसे फेंका है, आपसे पूछा जाए भाई जिस समय रेडियस वेक्टर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा उस समय डिस्टेंस क्या होगी, या लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी, या फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सारे सवालों में सिर्फ दो चीज अप्लाई करना है। यहां पर भी क्या करेंगे, इसको इनिशियल पॉइंट पुट करेंगे, इसको फाइनल पॉइंट पुट करेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल ये डिस्टेंस आर ज्यूम कर लेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, कर दिया। इनिशियल पॉइंट ऑफ एंड फाइनल पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। यहां पर जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जब एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए तो इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम आएगा कितना, एम वी cos 45 इंटू, अगर ये डिस्टेंस 2r है तो 2r। बस इतना छोटा सा आपको डिफरेंस आपको दिमाग में याद रखना है कि भाई एंगुलर मोमेंटम लिखते समय कैसे लिखते हैं, बाकी पूरा सवाल वैसे ही। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर हम ये सारे सवाल मैंने बता दिए 1 to all, ये सवाल में क्या पूछ सकते हैं, ये सवाल में क्या पूछ सकते हैं, और अगर किसी एंगल से फेंकें तो उसमें भी क्या पूछ सकते हैं और उसको भी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे कम स्पीड से हम फेंकते हैं, तो अगर इससे कम स्पीड से फेंकते हैं तो ये तो क्रैश हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा सैटेलाइट। तो लेट सपोज हम क्रैश करवा देते सैटेलाइट को। लेट सपोज कि प्रोजेक्शन, वही जो पुराना वाला सवाल है उसको फिर तो वापस लाते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि इस स्पीड से कम स्पीड से फेंकेंगे तो क्रैश होने वाला है, तो हम इसको क्रैश करवा ही देते हैं। तो लेट सपोज कि हमारा जो मास है m और इसकी स्पीड v है, h बराबर r है, और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो इससे छोटी डाल देते हैं, तो v इज इक्वल टू √gm/7r कर देते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि अब ये क्रैश होने वाला है, ठीक है। अब ये जाके ऑर्बिटिंग नहीं कर पाएगी, ये जाके अर्थ को हिट कर देगा, तो ये जाके कहीं अर्थ को हिट कर देगा, ऐसा जाके अर्थ को हिट कर। ठीक है, तो ये जब हिट कर रहा होगा तो किसी न किसी एंगल पे क्रैश हो रहा होगा। लेट सपोज ये एंगल थीटा है, तो हमें यही एंगल बताना है। तो फाइंड द क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन
between velocity vector and vertical, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल. So find the angle between velocity vector and vertical at the time of crash. At the time of crash. या एट द इंस्टेंट ऑफ क्रैश. तो जिस समय ये क्रैश कर रहा है उस समय ये किस एंगल पे क्रैश करेगा ये हमको बताना है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमने डिस्कस किया कोई भी सवाल होगा दो ही चीज अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहां पर भी हमारे पास ये स्पीड दी गई है, ये इनिशियल पॉइंट है, जहां पर ये क्रैश वाला पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये वेलोसिटी है. ठीक है, इस वेलोसिटी से ये जो है क्रैश कर रहा है. तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन जिसको बोलते हैं वी परपेंडिकुलर. तो इसका कंट्रीब्यूशन किधर होगा, एंगुलर मोमेंटम. और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर वी पैरेलल, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन एंगुलर मोमेंटम में नहीं होगा. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ अप्लाई करते हैं. यहां देख रहा है अगर इस समय ये v स्पीड से हिट कर रहा है तो v की वैल्यू या v और v परपेंडिकुलर v पैरेलल में क्या रिलेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस v पैरेलल का स्क्वायर. ये हमें पता है, ये रिलेशन. ठीक है, तो क्या करते हैं, वही दो चीज अप्लाई करते हैं. बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी लिखते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू दी हुई है तो जी एम बाई कितना 7. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम, और उस समय डिस्टेंस कितनी है 2r, तो 2r इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर. और उस समय ऑब्वियस सी बात है इसकी डिस्टेंस यहां से r ही होगी क्योंकि ये हिट कर रहा है. तो माइनस जी एम एम बाई क्या r, माइनस जी एम एम बाई r. एक ये हो गया. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. तो कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जी एम एम बाई 2r है, ये इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जी एम एम बाई 2r. तो ये हो गया कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई 2r. ठीक है, इसको इधर ले गए तो ये बन गया प्लस जी, और यहां पर एक और है प्लस जी एम एम बाई 40r. तो क्या करते हैं, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, ये कितना हो गया 8 जी एम एम बाई 14r या 4 जी एम एम बाई 7. ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर आ गया. अब दूसरा हमारा अप्लाई करना है बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ. तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख रहा है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है m इंटू वी, और v की वैल्यू पता है. ठीक है, इसको v नॉट कह देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे. ये v नॉट है और इसको हमने v माना, तो ये v नॉट है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है सब सही. ठीक है, तो m इंटू वी नॉट, और उस समय कितनी थी डिस्टेंस 2r. अब जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन होगा. क्यों होगा वो आपको पता है, क्योंकि हम लाइन ऑफ मोशन से क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी, पॉइंट ऑफ कंसर्न की, या फिर वेलोसिटी को रिजॉल्व करके हम देखते हैं कि जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वही हमारा वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन होता है एंगुलर मोमेंटम में. इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो क्या होगा, m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू क्या r. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से देख रहा है v परपेंडिकुलर निकालो, r m कैंसिल, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया 2v नॉट. v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2v नॉट. और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां से m कैंसिल कर लो, और ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हाफ एम वी स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं. तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर
या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू लिखें यहाँ पर, एम 7 कैंसिल होकर 2 को इधर ले जाते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 जी एम बाई 7। ठीक है, या फिर इसको ले सकते हैं, ये तो कितना है, यही तो है वी नॉट स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 8 वी नॉट स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वी पैरेलल स्क्वायर, इसको पुट करते हैं, तो ये हो गया वी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वी पैरेलल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वी नॉट स्क्वायर, लेकिन हमें पता है वी परपेंडिकुलर 2 वी नॉट, इसका मतलब वी पैरेलल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी नॉट का स्क्वायर तो 4 वी नॉट स्क्वायर, और 8 वी नॉट स्क्वायर माइनस 4 वी नॉट स्क्वायर 4 वी नॉट स्क्वायर, तो बचा कितना 4 वी नॉट स्क्वायर, इसका मतलब वी परपेंडिकुलर इज सॉरी वी पैरेलल इज इक्वल टू कितना 2 वी नॉट। तो जिस समय वो क्रैश किया है उस समय ये वाली वेलोसिटी भी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी भी 2 वी नॉट होगी, और ये वाली वेलोसिटी भी कितनी 2 वी नॉट होगी। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि उस समय जो जिस एंगल पे क्रैश किया हो वो एंगल कितना हो 45 डिग्री। तो सैटेलाइट की लॉन्चिंग के जितने भी सवाल होंगे इसी पे बेस रहेंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कंसेप्ट सिर्फ इतना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सही से अप्लाई किया जाए और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही से अप्लाई किया जाए। ठीक है, इसके बाद होता है सैटेलाइट की ब्रॉडकास्टिंग, कि भाई कोई सैटेलाइट है कितने, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो भी देख लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का काम क्या है, सैटेलाइट का काम क्या है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, कैसे हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं वो भी एक बार देख लिया जाए। ठीक है, इसका ब्रॉडकास्टिंग रीजन क्या होता है, कितनी दूर तक ये सैटेलाइट है, कितना एरिया तक ये सैटेलाइट कवर अप कर सकता है वो देख लेते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट का जो मेन पर्पस होता है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि भाई या कोई इंफॉर्मेशन इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पास ऑन करने के लिए सैटेलाइट के यूज करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज कि हमारे पास अर्थ है, तो कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, या कोई भी चीज का, किसी भी सिग्नल का कम्युनिकेशन, किसी भी मोबाइल फोन के थ्रू कम्युनिकेशन, कैसा भी कम्युनिकेशन हो, इससे हम क्या करते हैं, बस इंफॉर्मेशन को एक सैटेलाइट से एक रीजन से दूसरे रीजन में पास करने के लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, बिना सैटेलाइट की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ के इस पॉइंट पर यहां पर कोई ए स्टेशन से हम जो है इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, और इस चीज को हम बी स्टेशन पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ए स्टेशन से इंफॉर्मेशन भेज के बी स्टेशन पे कलेक्ट करना चाहता है। तो हमें पता है कि ये वेव के थ्रू जाता है, तो वेव अगर वेव के थ्रू जा रहा है तो ऐसा वेव गोल से घूम के बी पे नहीं पहुंच सकती। तो हमारी बात, वेव जो है गोल से घूम के बी पे नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब हमें कोई ना कोई यहां पर स्मार्ट तरीका यूज करना होगा जिससे हम एक इंफॉर्मेशन को बी तक पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वेव जो है डायरेक्टली ऐसे घूम के यहां तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो लेट सपोज कि यहां पर जो ए इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए यहां पर एक सैटेलाइट है, इस रीजन में एक सैटेलाइट अवेलेबल है। तो क्या करता है कि ये सैटेलाइट से जो एक इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट पे पहुंचती है। ठीक है, तो सैटेलाइट इस इंफॉर्मेशन को यहां से कलेक्ट करता है। तो ये ऊपर ऑर्बिटिंग कर रहा होगा, सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट की। ठीक है, बी के ऊपर भी एक दूसरा सैटेलाइट है, तो बी के ऊपर भी एक दूसरा सैटेलाइट है जो बी जिस सैटेलाइट के रेंज में बी आता है। तो लेट्स सपोज ये एक सैटेलाइट है, इसकी रेंज में बी आता है। ठीक है, इसकी रेंज में बी आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि भाई ये डायरेक्टली ए से वेव निकल के बी तक नहीं पहुंच सकती थी, तो ए से जो भी इंफॉर्मेशन होता है वेव के फॉर्म में उसको सैटेलाइट ए पे भेजा जाता है। तो ये सैटेलाइट ए डैश हो गया। इसका मतलब क्या है, ए डैश वो सैटेलाइट है जो ए के रीजन को कवर कर रहा है, और ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये सैटेलाइट
बी डैश को भेजता है, तो बी डैश उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और चूंकि बी डैश की रेंज में ये जहां पर इंफॉर्मेशन हमें भेजना है फाइनली वो बी डैश की रेंज में आ रहा है, तो बी डैश के सिग्नल के थ्रू सैटेलाइट यहां पर ऐसा। तो ए से इंफॉर्मेशन हमने बी पर सेंड कर दी, चाहे वो मोबाइल कॉल हो, कॉलिंग करना हो या कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना हो, ये इस तरीके के प्रोसेस से होता है। इसका मतलब कि हमें एक परमानेंट सैटेलाइट चाहिए जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, या जिसके जो ब्रॉडकास्टिंग रीजन होता है उसमें हम अवेलेबल, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि अर्थ हर समय अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग करता रहता है। अब अर्थ हर समय अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग करता रहता है। हमें एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना है, जैसे हमें एक अपना पर्सनल सैटेलाइट चाहिए जो जिस रीजन में हम रहते हैं उस रीजन में वो सैटेलाइट की रेंज उस रीजन में पूरी पड़ती है, और ये हर समय होता है, ये हर समय होता रहता है। तो कैसे सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि सैटेलाइट हमारा अर्थ जो हमारा क्या करता है, अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेस्ट टू ईस्ट अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। तो अगर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करें, अगर हम किसी सैटेलाइट को या किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो अगर हम सैटेलाइट को मान लीजिए कुछ ऐसी ऑर्बिट में लॉन्च करें, कुछ ऐसी ऑर्बिट, अगर हम सैटेलाइट को कुछ ऐसी ऑर्बिट पर लॉन्च करें तो आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी कि भाई ये अपना घुमा जा रहा है इधर, वो सैटेलाइट अपना इधर ऐसा घुमा जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये आ रही, कभी ये पॉइंट उस सैटेलाइट के रेंज में होगा, कभी ये पॉइंट उस सैटेलाइट के रेंज में नहीं होगा, ठीक है। और सैटेलाइट की जितने भी ऑर्बिटल प्लेन होंगे वो पक्की बात है सेंटर से ही पास करने चाहिए। तो किसी भी तरीके से ऑर्बिटिंग कर सकता है, ऐसे ऑर्बिटिंग कर सकता है, ऐसे ऑर्बिटिंग कर सकता है, लेकिन जितनी भी ऑर्बिटिंग के प्लेन होंगे वो सारे प्लेन अर्थ के सेंटर को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा सैटेलाइट चाहिए, जो सैटेलाइट इस पॉइंट, जिस सैटेलाइट का रीजन हर समय इस पॉइंट, मतलब ए पॉइंट उस सैटेलाइट के एरिया में हर समय प्रेजेंट हो। तो कहीं गलती से हमने ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया, तो आपको सीधे सीधे थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, ये ऐसा स्पिन कर रहा है, ये सैटेलाइट ऐसा स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो कभी हो सकता है कि सैटेलाइट की रेंज में ये पॉइंट आता है, कभी हो सकता है सैटेलाइट की रेंज में ये पॉइंट नहीं आता है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो हर समय अपनी रेंज हम तक बनाए रखे। समझ में आ रही बात? तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस प्लेन में उसको करना चाहिए? तो देख रहे हैं कि भाई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च करें, उसको इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च करें, और वो भी कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। तो दिमाग में पहली चीज याद रखना है, जितने भी ऑर्बिटल प्लेन होंगे सैटेलाइट के, दे मस्ट पास थ्रू क्या, सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये लिख लेंगे आगे चाहे। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें जो भी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए वो पक्की बात है कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहिए, इस प्लेन में लॉन्च करना चाहिए। जो भी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए वो हमारा ऐसा लॉन्च होना चाहिए कि वो इस तरीके से ऑर्बिटिंग करता है, ठीक है। उसके साथ भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये सैटेलाइट यहां पर है और ये सैटेलाइट यहां पर है और इसके रीजन में ए पॉइंट आ रहा है, तो जब ए घूमे तो सैटेलाइट भी वैसे ही घूमे। इसका मतलब इस सैटेलाइट को भी घूमना चाहिए किधर, इस सैटेलाइट को भी घूमना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट, और साथ साथ में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट हर समय स्टेशनरी दिखना चाहिए। ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर हम लिखें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है appears stationary with respect to Earth. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट appears stationary with respect to Earth. अगर अर्थ से खड़े होकर देखेंगे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रेस्ट पे दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है कि जैसे दो चीज घूम रही है, दो चीज एक सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लीजिए जैसे ये भी
एक पार्ट के लिए ये भी घूम रहा है, एक पार्ट के लिए ये भी घूम रहा है। अगर दो चीज घूम रही है तो हम कहेंगे भी ये जैसे जितनी तेज घूम रहा है, अगर ये भी उतनी तेजी घूमे तो हर समय इसकी लाइन पे ये मिलेगा। समझ आ रही बात? इसका मतलब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो भी एंगुलर स्पीड होगी, दैट मस्ट बी एंगुलर स्पीड ऑफ स्पिनिंग ऑफ अर्थ। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अगर ये पॉइंट कभी भी ए पॉइंट के रीजन में, अगर ए पॉइंट सैटेलाइट के रीजन में आता है तो हर समय ए पॉइंट सैटेलाइट के रीजन में ही आएगा, क्योंकि जितना ए पॉइंट घूमेगा उतना ही सैटेलाइट घूमेगा। ये तभी पॉसिबल है जब जितना अर्थ का टाइम पीरियड होगा उतना ही सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो पक्की बात है। दूसरा, इनका जो ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी इक्वेटोरियल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन। दूसरा, कोई भी सैटेलाइट हो, कोई जरूरी नहीं जियो स्टेशनरी, किसी भी सैटेलाइट है, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर कोई भी ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसको ऑर्बिटल प्लेन का सेंटर अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कि भाई कोई भी कभी भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कोई सैटेलाइट इस तरीके से ऑर्बिटिंग है, ये इम्पॉसिबल है। कोई सैटेलाइट ऐसे कैसे ऑर्बिटिंग कर सकता है? समझ में आ रही बात? क्योंकि इसमें फोर्स तो हर समय, कभी भी सैटेलाइट है फोर्स कितना लग रहा है, सेंटर क्यों लग रहा है, तो इस तरीके से ऑर्बिटिंग करना पॉसिबल नहीं। समझ में आ रही बात? तो कोई भी सैटेलाइट हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी हो चाहे ना हो, किसी भी पर्पस के लिए बनाया गया हो, ये कोई भी चीज अगर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, अगर वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो पक्की बात है उसका जो उसकी जो ऑर्बिटर, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट या जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है उसमें अर्थ का सेंटर जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसमें अर्थ का सेंटर जरूर है। तो इतनी दिमाग में बात रखनी, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी होगा। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड और अर्थ की एंगुलर स्पीड दोनों मैच करें। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, और उनका ऑर्बिटल प्लेन मस्ट बी इक्वेटोरियल प्लेन होना चाहिए, क्योंकि और किसी प्लेन में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम हाइट ऑफ सैटेलाइट या उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम पीरियड हमने माना सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो टाइम होता है वो कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, r⁵ अंडर रूट जी। ठीक है, हमें अर्थ का मास पता है, हमें जी की वैल्यू पता है, हमें टाइम पीरियड 24 आवर्स पता है। अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो r की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब उस सैटेलाइट का जो हाइट होगी वो भी हमें पता चल जाएगी इससे। आर की वैल्यू आती है 36,000 किलोमीटर। तो सैटेलाइट कितनी हाइट पे जाएगा ये भी बता दें। ठीक है, ये कैलकुलेशन से आया है। यहाँ 2 पता है, पाई पता है, जी पता है, एल पता है, टी पता है, आर को सॉल्व किया तो लिखता है 36,000 किलोमीटर। इसका एक ब्रॉडकास्टिंग एरिया होता है, वो भी लिख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग रीजन से हम क्या समझते हैं, कितनी रेंज, कितने एरिया तक ये कवर अप कर सकता है, कितने एरिया तक ये कवर अप कर सकता है। तो पहला तो ये समझ में आ गया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस हाइट पे होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस प्लेन पे होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ठीक है, हमें पता है कि इतनी हाइट पे उसको यूज करना है, इतनी हाइट पे उसको डालना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये हमारा सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, तो इसका जो रीजन होगा ब्रॉडकास्टिंग रीजन, या कितनी दूर तक ये सैटेलाइट कितने एरिया को ये कवर अप कर सकता है। तो देख रहा है कि भाई जहां से वेव जा सकती है, तो ये तो देख रहा है कितने पार्ट हो, ये जो अर्थ का इतना पार्ट है, इतने पार्ट से कोई भी सिग्नल भेजोगे तो वो सैटेलाइट कैच कर लेगा।
तो ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग रीजन। ठीक है, तो इतने एरिया से किसी भी सिग्नल को आप भेजते हो तो सैटेलाइट उसको कैच कर लेता है। अब हमें हमारा इंटरेस्ट है कि ये ब्रॉडकास्टिंग एरिया की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि लेट सपोज कि इसको हमने जो सरफेस से सैटेलाइट की हाइट है, लेट सपोज ये h है, तो सरफेस से सैटेलाइट की हाइट h है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सरफेस से सैटेलाइट की हाइट h है, ये कितना डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये r हो गया। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस, ये r। ये कोई मान लेते हैं m पॉइंट है, ये m डैश पॉइंट है, ये सैटेलाइट है s। ठीक है, अगर ये एंगल निकालना चाहते हैं तो ये एंगल बहुत इजीली आ जाएगा। अगर ये एंगल निकालना चाहते हैं तो ये एंगल बहुत इजीली आ जाएगा। देख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से सैटेलाइट तक की जो लेंथ हो जाएगी CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r प्लस h। ठीक है, और cm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cm की वैल्यू हो जाएगी cm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r। अगर ये एंगल निकालना है थीटा एंगल, तो ये थीटा एंगल बहुत आसानी आ जाएगा। देखिए कितना होता है, cos थीटा अगर निकाले, cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है cm और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज cs, या मतलब ये हो गया r अपॉन r प्लस h, r अपॉन r प्लस h। ठीक है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग कितना सॉलिड एंगल होगा अगर निकाला जाए, तो सॉलिड एंगल करस्पॉन्डिंग टू थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना सॉलिड एंगल होगा, तो थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना सॉलिड एंगल होगा ये निकाला जाए तो ये हम पढ़ चुके पहले, ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना सॉलिड एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना सॉलिड एंगल है, इसका मतलब ये जो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी है ये निकाल लें। ये हो गया डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ये है, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू जो हमारा एरिया है, जो हमारा जिस रीजन में जो रीजन जिसमें सैटेलाइट की रेंज है, या जिस रीजन से सैटेलाइट तक सिग्नल भेजा जा सकता है, उस एरिया ने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया था वो बेसिकली निकालना है। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है कितनी, r अपॉन r प्लस h। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई h अपॉन 2 पाई h अपॉन r प्लस h। ठीक है, हमें पता है कि पूरा स्फीयर के एरिया सेंटर पे 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। तो इतना एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है यूनिट सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग एरिया होता है, या 4 पाई सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ये तो होता है या डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। तो यूनिट सॉलिड एंगल करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा दैट इज r स्क्वायर। तो डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई h अपॉन r प्लस h इंटू r स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ सैटेलाइट। तो कैसे निकालना है वो आपको एनालाइज करना है। देख लीजिए, सब एकदम समझ में आ रहा है। सॉलिड एंगल कंसेप्ट निकालना है। ये वो एरिया है जो सैटेलाइट की रेंज में आता है। ये डिपेंड करता है h हाइट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने h को 0 कर दिया, इसका मतलब कि सैटेलाइट को सरफेस से भेज दिया। एकदम सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। अगर सैटेलाइट को सरफेस से भेज दिया तो देख रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग जो एरिया आना चाहिए वो, या ब्रॉडकास्टिंग रीजन का जो एरिया होना चाहिए वो हो जाएगा 0। यहाँ पर h को 0 रख दो। ठीक है, अगर हम सैटेलाइट को इन्फिनिट पे भेज देते हैं, अगर सैटेलाइट को बहुत ही ज्यादा दूर भेज देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा दूर भेज देते हैं, तो जो ब्रॉडकास्टिंग
रीजन है उसका एरिया होना चाहिए 2πr²। तो अगर हम h की वैल्यू इन्फाइनाइट रखते हैं तो रीजन होना चाहिए 2πr²। यहाँ h की वैल्यू इन्फाइनाइट रख दीजिए, आंसर आ रहा है 2πr²। तो किसी h हाइट के लिए जो सैटेलाइट का ब्रॉडकास्टिंग रीजन का एरिया होता है दैट इज 2πhr² r+r²। तो ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है।